हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए का जो एग्ज़ाम है, जो अभी होने वाला है 13 अप्रैल को एग्ज़ाम है, इसका कंडक्ट होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2022 में सितंबर के मंथ में, यहाँ पर उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो ये इस सीरीज का हमारा पार्ट 2 है, वो होने वाला है। पार्ट 1 के अंदर हमने 26 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर के डिस्कस किए थे। यहाँ पर इसके अंदर हम पार्ट 2 के अंदर है 26 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस तो वैसे तो 25 ही होते हैं एक शिफ्ट के अंदर, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चंस के जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे और उनका यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में आपको समझाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको इजी टू रिमेंबर होगा, क्योंकि ये सभी को पता है कि एक थ्योरी और देख पढ़ने से पहले और यहाँ पर आप एक पिक्चर को देखोगे, पिक्चर के थ्रू समझोगे तो वो आपको जल्दी याद रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज को भी लेते हुए चलेंगे कि यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज हैं वो बनती कैसे हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में इस लेक्चर्स को देखेंगे। तो इससे आपको ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर 25 क्वेश्चंस देख रहे हो, तो इस जैसे ही लेक्चर ओवर होगा तो उसके बाद में आपके 100 प्लस में क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसको एज ए ये मत देखो कि यहाँ पर 25 क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, आपके ओवरऑल है वो 100 प्लस में क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे। हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन है और समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी आप देखना कंसिडर कर सकते हो। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर इंग्लिश के अंदर जो वोकेब होती हैं, जिसके अंदर आपके आते हैं सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड्स आते हैं, इडियम्स आते हैं, उनको भी जीआईएफ के माध्यम से यहाँ पर एक फोटो से भी एक स्टेप है एक्स्ट्रा, वीडियो ही फॉर्मेट बोल सकते हो, उसको थ्रू समझाने की कोशिश करिए। तो आप वीडियो के थ्रू देखोगे तो यहाँ पर आपको जीआईएफ के थ्रू है वो आपको ईजी टू रिमेंबर हो जाएगा। वोकेब है तो उस इंग्लिश वाले लेक्चर को भी देखना न भूलें। ये दोनों लेक्चर्स हैं, आपको इंग्लिश के लेक्चर्स हैं और कंप्यूटर के लेक्चर्स हैं, वो आपके एक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है वो रहने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम के हैं वो ज़्यादा दिन अभी नहीं बचे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की आज की। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो होने वाला है, वो यहाँ पर रहेगा एमएस वर्ड का। तो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपका कंप्यूटर जो सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका रहेगा एमएस ऑफिस है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहता है। और एमएस ऑफिस के अंदर है 3 सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्ड आता है, एक्सेल आता है और पावर पॉइंट आता है। ये जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं आपके मेन रहने वाले हैं। इन तीनों सॉफ्टवेयर के अगर कंबाइंड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कंबाइंड क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं 25 में से। तो 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन है, कोई छोटा वेटेज नहीं होता है। तो इन टॉपिक्स को आपको यहाँ पर बड़े ही ध्यान से समझना है और यहाँ पर सभी ऑप्शंस को हम यहाँ पर क्लियरफाई करते हुए चलेंगे इसके अंदर क्या क्या होता है। तो उससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा और यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी जितने आसपास के क्वेश्चन बने होंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट भी पूछेगा तो भी आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है चार्ट्स एंड टेबल्स कैन बी एडेड इनटू ए वर्ड यूजिंग कौन से टैब। तो यहाँ पर चार्ट्स और टेबल है, कौन से टैब के थ्रू है यहाँ पर ऐप ऐड कर सकते हो। तो एमएस वर्ड के अंदर है आपको किसी भी चीज़ को है अगर आपको अंदर डालना है, मतलब यहाँ पर वर्ड का जो पेज होता है, वर्ड के अंदर क्या होता है आपके पेज साइज रहती है। तो पेज के अंदर है आपको जैसे चार्ट डालने हैं, टेबल डालनी है, पिक्चर डालनी है, वीडियो डालनी है या फिर कोई शेप डालनी है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको डालनी है तो मतलब डालना मतलब यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट मतलब अंदर डालना। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब है उसके अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी। तो मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ आपको इंसर्ट करनी है, जैसे यहाँ पर स्मार्ट आर्ट हो गया, चार्ट के भी क्वेश्चन आते हैं, चार्ट कहाँ से डाले जाते हैं, स्मार्ट आर्ट कहाँ से डाले जाती है, पिक्चर है, टेबल है। तो ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो शेप है, जो भी मतलब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट के अलावा आपकी जो भी चीज़ें आप पेज के अंदर देखोगे आपका कहाँ से आएगी, वो आएगी सारी की सारी है यहाँ पर इंसर्ट के थ्रू ही आएगी। यहाँ पर डिजाइन वगैरह में तो यहाँ पर डिजाइन होगी, ड्राइंग में ड्राइंग टूल मिलेंगे, लेआउट में क्या होगा कि आपका पेज का जो लेआउट है वो सेट किया जाएगा कि यहाँ पर जो लेआउट है वो पेज का किस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पेज का लेआउट है कि जैसे हो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इस टाइप से पेज का जो लेआउट होता है वो यहाँ पर सेट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या रहेगा कि इंसर्ट टैब के थ्रू है, यहाँ पर आपको टेबल्स और चार्ट है वो यहाँ पर ऐड होंगे।
सेम यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सिमिलर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में था, हमें इससे पूछा था कि एमएस वर्ड के अंदर है, यहाँ पर इंसर्ट टैब का यूज हुआ था। और अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारे पास एमएस जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट के अंदर है क्या बनती है, आपकी प्रेजेंटेशंस बनती हैं। तो प्रेजेंटेशन के अंदर है आपको स्मार्ट आर्ट को यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर 2D फिगर्स हैं, 3D फिगर्स हैं, स्मार्ट आर्ट हैं, वो यहाँ पर कौन से ऑप्शन के अंदर है, एमएस वर्ड के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम 2D 3D शेप को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सेम ही लॉजिक है, वो लगेगा। यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट है पावर पॉइंट के अंदर क्या होती है कि आपकी जैसे स्लाइड्स होती हैं, तो स्लाइड्स के अंदर आपको कुछ भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो वो कौन सी इंसर्ट टाइप के अंदर मिलेगी। टेबल है, पिक्चर है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, कैमियो के अंदर आपकी जो कैमरा है वो ऐड करना है, फोटो लेनी है, वीडियो लेनी है, शेप के अंदर है, आइकन के अंदर है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी चीज़ें इंसर्ट करनी होती है ना, तो वो आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही मिलेंगी। चाहे तो वो यहाँ पर आपके वर्ड के अंदर की बात करो, या फिर आप चाहे पावर पॉइंट के अंदर है उसकी बात करो। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर चाहे कौन सा भी हो इन दोनों में से, तो यहाँ पर आपको जो इंसर्ट टैब है उसी के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेटवर्किंग से रहने वाला है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि था कि यहाँ पर जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर कई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर में भी हमें देखने को मिले थे नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है वो भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, वेटेज रखता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, फिर दैट कनेक्ट द बिलियंस ऑफ द कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड डिवाइसेज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पर पूछा है कि इंटरनेट है वो कौन सा है, वैन है, लैन है, मैन है, यहाँ पर पैन है। क्योंकि जो कि इंटरनेट है वो क्या करता है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को यहाँ पर कनेक्ट करता है, स्मार्टफोन्स को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो क्या होती है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो चारों टर्म हैं वो हैं क्या। यहाँ पर ये चारों टर्म है वो यहाँ पर नेटवर्क के टाइप हैं। तो यहाँ पर जो पैन की अगर बात करें तो ये सबसे छोटा नेटवर्क है, वो यूज किया जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर है आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ के अंदर है आपका जो आपको देखने को मिलेगा पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब पैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यहाँ पर जो वर्ल्ड का आ जाएगा, यहाँ पर वर्ल्ड के लिए कौन सा आ गया, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर जो इनकी अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो इनके जो एरिया की रेंज है वो यहाँ पर आपकी बढ़ती जाएगी। अब ये बताओ कि जो सबसे ज़्यादा रेंज है किसकी आएगी, वैन की आएगी। और जो इंटरनेट है उससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है, क्योंकि उसने क्या है पूरी दुनिया को यहाँ पर कवर कर रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा वैन। क्योंकि ये तो पर्सनल है, ये छोटा सा एरिया होगा, ये लोकल एरिया नेटवर्क होगा, जैसे मतलब आपके घर तक सीमित हो गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, जो आपकी सिटी तक सीमित हो गया, यहाँ पर वैन तक हो गया। वैन में क्या होगा कि वाइड एरिया नेटवर्क मतलब सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूज फॉर वर्चुअल या फिर ऑनलाइन मीटिंग के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन है वो यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमें गिवन है वो है गूगल मीट, जिसका लोगो है आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। आप सभी ने देखा भी होगा, आपके मोबाइल के अंदर भी यहाँ पर जनरली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिलती है। तो मीटिंग के अंदर है आप क्या होता है कि यहाँ पर एक टाइप की वीडियो कॉल की तरह ही समझ लो, ये वीडियो कॉल होती है। पर वीडियो कॉल के अंदर है आपको यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल होती है। तो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल के अंदर क्या होता है कि आप सभी के अंदर है, सभी के एक साथ है कनेक्ट कर सकते हो, 4 से 5 से 10 जने, 5 जने कितने भी कर सकते हो। और साथ में आपकी स्क्रीन शेयरिंग है वो भी यहाँ पर ऑन हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर वर्चुअल मोड है, इनको यूज किया जाता है मीटिंग्स के लिए, कि अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए और अगले वाला है वो भी अपनी प्रेजेंटेशन दिखाए। तो मीटिंग्स के लिए बिजनेस के अंदर है वो यूज होता है। तो यहाँ पर गूगल मीट का यहाँ पर यूज होता है। सेम इसी तरीके से है वो आपका जूम का भी यूज होता है। जूम का लोगो है वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर चाहे तो आप प्ले स्टोर से यहाँ पर एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर iOS स्टोर से, जैसा भी आपका फ़ोन है फ़ोन के अंदर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इनकी डायरेक्टली वेबसाइट है इनको भी विजिट कर सकते हो। तो इसके अंदर जो सबसे नया प्लेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम है। माइक्रोसॉफ्ट टीम है वो अभी लॉन्च हुआ है, कि यहाँ पर जो अभी नया प्लेयर है तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ही ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर टीम है वो आपको नाम से दिख रहा होगा, टीम है। टीम का मतलब यहाँ पर मल्टीपल मेंबर होंगे, ज़्यादा मेंबर होंगे। तो ज़्यादा मेंबर होंगे तो यहाँ पर मीट का यहाँ पर यूज होगा, कि यहाँ पर जो ऑफिस के अंदर है जितने भी
कर्मचारी मान लो काम कर रहे हैं, तो उन सभी के यहाँ पर एक साथ मीटिंग के लिए, अटेंडेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। अब लास्ट ऑप्शन बताया वो है गूगल डॉक। गूगल डॉक है का लोगो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो ये जो गूगल डॉक है, डॉक मतलब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, अभी हम तो यहाँ पर वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग की बात कर रहे हैं, ये कर रहा है डॉक्यूमेंट्स की बात। तो ये जो है ये आपका सिमिलर है कि यहाँ पर जो आपका एमएस वर्ड होता है ना, एमएस वर्ड के अंदर ही आपको सेम ही सिमिलर देखने को मिलता है। एमएस वर्ड तो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है, ये गूगल का प्रोडक्ट हो गया है। तो ये एमएस वर्ड का अल्टरनेटिव ही है गूगल डॉक। तो एमएस वर्ड का अल्टरनेटिव है। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर जो एमएस वर्ड है वो थोड़ी यहाँ पर मीटिंग के लिए यूज होता है, एमएस वर्ड तो नहीं होता है। तो आप साथ में यहाँ पर कमेंट भी करते रहो कि अगर आपको अगर पहले से आंसर पता है तो आंसर पहले से कमेंट कर दो कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 1 है 2 है। यहाँ पर उससे हमें पता लग जाएगा, इंगेजमेंट है वो आपकी बनी रहेगी। तो इसका सही आंसर आप ही बताओ कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है वो यहाँ पर गूगल डॉक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर गूगल डॉक के अंदर ही यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का काम होता है और यहाँ पर मीटिंग का काम नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, वो की है CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो CPU है वो जो पूरा डब्बा होता है। बचपन में तो हम क्या करते थे कि जो पूरा यहाँ पर केस होता था उसी को यहाँ पर CPU बोलते थे, कैबिनेट होता है। तो उस कैबिनेट को यहाँ पर CPU नहीं बोलते। CPU जो अंदर मेन चिप होती है उसको CPU बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो ही भी यहाँ पर ब्रेन होता है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो ही यहाँ पर संभालता है। तो इसलिए कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो CPU को बोला जाता है। तो इस बात में कोई यहाँ पर झूठ नहीं है कि ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो ही CPU होता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस विच इज ऑप्शनल। आउटपुट डिवाइस है और ऑप्शनल है, तो यहाँ पर ये दो बातें हमें चेक करनी है। एक तो यहाँ पर ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है कि यहाँ पर जो आउटपुट अगर डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर है, जो हमारा यहाँ पर कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर क्या रहेगा कि यहाँ पर उसको जो इनपुट है, इनपुट कहाँ से आएगा, कंप्यूटर से इनपुट आएगा। और यहाँ पर जो डिवाइस होगा, डिवाइस इनपुट लेगा और यहाँ पर जो आउटपुट है वो हमें देगा। आउटपुट कौन रिसीव करेगा, यहाँ से आउटपुट है कौन रिसीव करेगा, यूजर रिसीव करेगा। तो यहाँ पर अगर आउटपुट हमें मिल रहा है तो मतलब वो क्या कि आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर से अपन कमांड देते हैं तो यहाँ पर इनपुट के अंदर है क्या डेटा जाता है, जो भी हम मान लो PDF फाइल है तो वो इनपुट के अंदर चली जाती है और उससे निकल के जो पेज के ऊपर प्रिंट होके आता है वो हमारे लिए आता है। तो वो क्या हो गया, यूजर के लिए आता है। तो यूजर के लिए जो अगर रिसीव हो रहा है तो मतलब क्या हुआ कि वो आउटपुट हुआ। तो ये आउटपुट डिवाइस आ गया प्रिंटर। और ये ऑप्शनल होता है क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पेज ही प्रिंट आउट करने हों। कोई ज़रूरी नहीं आपको पेज अगर प्रिंट आउट ही नहीं करने तो भी आपका कंप्यूटर है वो इजीली आपका रन हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये आपका ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सभी को यहाँ पर पेज प्रिंट आउट करने होते हैं। कंप्यूटर का एक ही यूज़ होता है कि यहाँ पर पेज का प्रिंट आउट करना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब थर्ड है, थर्ड क्या है कि रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑप्शनल। और यहाँ पर फोर्थ के अंदर देखें तो फोर्थ क्या है कि माउस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज ऑप्शनल। तो ये कर लेते हैं कि पहले फोर्थ ऑप्शन का देख लेते हैं कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है कि माउस है। माउस के अंदर क्या है कि यूजर यहाँ पर क्लिक करता है, यूजर का इनपुट है वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इनपुट डिवाइस हुआ। तो इनपुट डिवाइस के अंदर है क्या रहेगा कि यहाँ पर यूजर है, अपना यूजर है और ये कंप्यूटर है। तो यूजर से कंप्यूटर के अंदर है वो डेटा जाएगा। और आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या होगा, ये तो रहेगा आपका इनपुट डिवाइस है उसके लिए। और यहाँ पर जो अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट के अंदर है क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर होगा वहाँ से यूजर के पास में डेटा आएगा। तो ये बात भी सही है। अब थर्ड वाली देखते हैं कि रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑप्शनल। रैम है, रैम आपको कुछ इस टाइप की होती है, आपने कभी देखी भी होगी। तो इस टाइप की रैम है वो कंप्यूटर के अंदर है डलती है। रैम क्या होता है, ऑप्शनल होता है कि नहीं होता है। कंप्यूटर के अंदर है, एक काम करते हैं कि यहाँ पर समझते हैं कि प्रोग्राम है वो होता क्या है। जैसे ही अपन कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है आपकी जो भी हार्ड डिस्क है या फिर SSD लगा रखी है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। पर जैसे ही आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो, कमांड दबाते हो कि यहाँ पर इसको रन किया जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर का जो भी डेटा होता है, जैसे 100 MB 150 MB के जो भी फाइल होती है, वो फाइल क्या होती है कि उठ के एक कॉपी बन के उसकी यहाँ पर रैम के अंदर आ जाती और फिर रैम उसको ओपन करती है। तो इसलिए हमें जो स्क्रीन के ऊपर है वो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ दिखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी रैम अगर लो क्वालिटी की होती है तो यहाँ पर आपका बहुत ही स्लो है वो यहाँ पर काम करेगा। अगर आपकी SSD की जगह HDD है तो भी आपका स्लो काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे से कॉपी होने में ही डेटा है वो आपका टाइम लग जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, SSD यूज किया जाता है। पहले क्या यूज किया जाता था, हार्ड डिस्क यूज किया जाता था। यहाँ पर अगर आप रैम को ही हटा दोगे तो यहाँ पर वो जो डेटा है कॉपी होके आएगा ही नहीं, आपका प्रोग्राम है वो ओपन होगा ही नहीं, तो मतलब आपका कंप्यूटर ही ऑन नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं वो ऑप्शनल नहीं होती हैं, रैम ऑप्शनल नहीं होती है। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखें तो वो हमें देखने को मिल रहा है कि द मोस्ट appropriate method to find the device connected to the personal computer is to open the। यहाँ पर जो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है तो उसके अंदर है कोई डिवाइस से कनेक्टेड है कि नहीं है, तो वो हमें कैसे चेक करना होता है। तो इसके लिए जो हमें ऑप्शन गिवन है वो है डेस्कटॉप को खोल के देखना है, सी ड्राइव को, टास्क मैनेजर को और कंट्रोल पैनल को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चारों चीज़ें दे रखी हैं वो होती क्या हैं, वो हमें समझ में आ गई तो इसका आंसर है वो ऑटोमेटिकली है हमें मिल जाएगा। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप जैसे ही आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑन करते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, फिर जैसे इस टाइप की कुछ चीज़ आपको स्क्रीन दिखाई देती है वो आपकी यहाँ पर डेस्कटॉप होती है। जैसे इस स्क्रीन के अंदर है तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा कि आप वहाँ पर कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका पहला आंसर है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है सी ड्राइव, सी ड्राइव डी ड्राइव है तो उसके अंदर है वो, तो यहाँ पर आपकी डिस्क की ड्राइव है। तो मतलब यहाँ पर जैसे आपके मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर होता है वो उसी टाइप से फाइल मैनेजर है, तो उसके अंदर तो फाइलें होती हैं। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी होगी कि यहाँ पर कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं है। हाँ, बस ये आप काम की बात है कि यहाँ पर जो सी ड्राइव होती है वो आपकी यहाँ पर सिस्टम की ड्राइव होती है। तो मतलब उसके अंदर आपका सिस्टम है वो इंस्टॉल होता है। जैसे आपने विंडो 10 इंस्टॉल कर रखी तो विंडो 10 की जो फाइलें हैं, कोर फाइलें, वो उसके अंदर होंगी। तो यहाँ पर वो कोर फाइलें के लिए तो आपको सी ड्राइव है वो यूज करती है, पर यहाँ पर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं है। तो जैसे कि आपको इस टाइप की यहाँ पर ड्राइव्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। सी ड्राइव है, ये पहली ड्राइव होती है जिसके आपको ऊपर है आपको लोगो भी देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। टास्क मैनेजर की अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए है वो है कंट्रोल दबाना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको शिफ्ट भी दबा के रखना है, साथ में यहाँ पर जो आपको ESC की होती है ये आपको दबा के रखनी है। इन तीनों कीज के कॉम्बिनेशन से आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर है वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। टास्क मैनेजर के अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन रनिंग होती हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाती हैं। जैसे ही यहाँ पर 4 एप्लीकेशन रनिंग है, गूगल क्रोम है रनिंग है, तो यहाँ पर जैसे ही जो एप्लीकेशन रनिंग होती हैं वो आपको दिखाई जाती हैं, तो इनको आप यहाँ पर फोर्स स्टॉप भी कर सकते हो। तो पर यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो पेरिफेरल डिवाइसेज कनेक्टेड होते हैं उनका पता हमें कहाँ से लगेगा, तो वो हमें यहाँ से भी पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो अपना थर्ड वाला है वो भी गलत हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले के अंदर है वो कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल के अंदर है एक और सेटिंग आती है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर आएगा। डिवाइस मैनेजर के अंदर है वो क्या होगा कि डिवाइस मैनेजर के अंदर डिवाइस जो है वो मैनेज करेगा कि जो जो डिवाइस कनेक्टेड है उनको मैनेज करेगा। आप उनको डिसकनेक्ट भी कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो, उनकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइस की सेटिंग्स को चेंज कर पा रहे हैं तो वहाँ पर डिवाइस की लिस्ट भी रहेगी कौन कौन सा डिवाइस है वो कनेक्टेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल के अंदर ही हमें पता लगता है कि यहाँ पर कौन सा पेरिफेरल डिवाइसेज है वो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा होने वाला है एंटीवायरस के ऊपर। यहाँ पर जो एंटीवायरस है वो क्या रहता है, वायरस का एंटी रहता है। मतलब जो हमारा वायरस होता है कंप्यूटर के अंदर उसको यहाँ पर डिफेंड करता है कि वायरस हमें कंप्यूटर को नुकसान ना पहुँचाए। तो उसके लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो एंटीवायरस क्या करेगा कि हमें जो प्रोटेक्शन देगा कि यहाँ पर जो भी मलिशियस एक्टिविटी है वो यहाँ पर कोई भी हमारा डेटा चुराने की कोशिश करे या फिर हमारी ट्रैकिंग करने की कोशिश करे या फिर हमारी पेमेंट के अंदर है कोई अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करे, तो उन सभी को रोकने के लिए है वो हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करते हैं। विंडो के अंदर है बाय डिफ़ॉल्ट एक एंटीवायरस है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है विंडो डिफेंडर नाम से। वो आप सभी ने यहाँ पर देखा भी होगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलर एंटीवायरस हैं उसके अंदर इस टाइप का लोगो है वो आपका रहता है विंडो डिफेंडर का। ये ऑलरेडी है आपका सिस्टम के अंदर है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड भी आता है। तो यहाँ पर अभी के अंदर सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन की अगर जरूरत नहीं है, सीवियर प्रोटेक्शन की, तो आपके नॉर्मल काम के लिए ये बेस्ट है। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है वो भी बाय करने की जरूरत नहीं है, अपना नॉर्मल पीसी के अंदर यूज कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो का अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है वो आपको देखने को मिलता है एंटीवायरस।
अब बात करते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमें ऑप्शन गिवन है कि यहाँ पर लिमिटेशन क्या रहती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर ये रहती है कि ये डिटेक्ट एंड रिमूव ओनली दोज कंप्यूटर वायरस फॉर विच इज प्रोग्राम्ड। ये बात तो सही है। यहाँ पर जिसको इसके लिए प्रोग्राम्ड किया हुआ है, जैसे कि मान लो कि सपोज वायरस है, यहाँ पर वायरस ए है। वायरस ए है तो वायरस ए है किस टाइप का अटैक करता है, यहाँ पर क्या एग्जीक्यूशन करता है, क्या हमारे कंप्यूटर को डैमेज पहुंचा सकता है। अगर इसकी डिटेल कंपनी के पास में पहले से ही होगी, तभी तो कंपनी है वो इसके खिलाफ है वो एंटीवायरस सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप कर सकती है अपने यहाँ पर सिस्टम के अंदर है। अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है, अपडेट है तो इसलिए हमें जो अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको अप टू डेट रखना चाहिए, क्योंकि समय समय पे यहाँ पर नए नए वायरस बनते हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, उनके खिलाफ है एंटीवायरस बनाती है, अपडेट्स रिलीज करती है। तो यहाँ पर जो भी अगर आपको नया वायरस बना तो उसके खिलाफ है वो आपका एंटीवायरस है वो काम नहीं करेगा। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो एंटीवायरस है, जो वायरस ऑलरेडी बन चुके हैं, जिनको यहाँ पर कंपनी को पता है कि उन्हीं के खिलाफ है वो कंपनी यहाँ पर एक्शन लेके यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो बनाती है। जो इन फ्यूचर बनने वाले हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पर कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं देगा, चाहे आपका कितना भी पेड वर्जन यहाँ पर आप ले लो, किसी भी वायरस के लिए यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो नहीं मिलेगा। दूसरा है इट डिटेक्ट वायरस वॉर्म ट्रोजन स्पाईवेयर एंड एडवेयर। ठीक है, ये बात तो सही है। ये डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा, वायरस को, वॉर्म को, ट्रोजन को, स्पाईवेयर को, एडवेयर को, सभी को यहाँ पर डिटेक्ट करता है। यहाँ पर किसी भी टाइप की यहाँ पर वायरस की जो एक्टिविटी है, ट्रोजन हॉर्स की हो चाहे स्पाईवेयर की हो, एडवेयर की हो, वो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब जो अपनी यहाँ पर जो सूचनाएं होती हैं उनको भी यहाँ पर थेफ्ट होने से यहाँ पर जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है उसको भी यहाँ पर ब्लॉक करता है। सही बात है। इट ब्लॉक अनसेफ वेबसाइट एंड प्रिवेंट यूजर फ्रॉम विजिटिंग देम। तो यहाँ पर भी जब भी आप यहाँ पर कोई हार्मफुल वेबसाइट को अगर विजिट करोगे तो भी आपको यहाँ पर वार्निंग दे देगा कि यहाँ पर ब्लॉक कर देगा कि यहाँ पर इस वेबसाइट है वो अनसेफ है। ये बात भी यहाँ पर सही है। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो हो गया कि यहाँ पर जो इसकी लिमिटेशन है वो यही है कि ये जो नए वायरस हैं उनके खिलाफ ये काम नहीं करेगा। कोई कितना भी अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो और जो कि नए वायरस होंगे उनके खिलाफ नहीं काम करेगा, क्योंकि नया वायरस आता है फिर कंपनी यहाँ पर उसका अपडेट लॉन्च करती है, पैच निकालती है, फिर जाके यहाँ पर उसके लिए एंटीवायरस है वो डेवलप होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है आपका इनपुट आउटपुट का। तो यहाँ पर जो हमें कंप्यूटर के अंदर है, हमने अभी तक देख चुके हैं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देखा, तो यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। जो यहाँ पर आपका जो ऑफिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो वो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टॉपिक है वो रहने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो आपका नेटवर्क है वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहने वाला है। ये तीन टॉपिक्स हैं वो आपके हिसाब से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो रहने वाले हैं। इसके अंदर हम इनपुट डिवाइस के अंदर बात करें तो इनपुट डिवाइस के अंदर हमने देखा था कि इनपुट डिवाइस है वो क्या होता है। इनपुट डिवाइस के अंदर जो अपना यहाँ पर कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर से हमें जो आउटपुट है वो कौन रिसीव करता है, यूजर रिसीव करता है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, कंप्यूटर है वो अगर यूजर रिसीव करेगा तो वो कौन सा डिवाइस होगा, वो रहेगा आपका आउटपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के अंदर क्या है कि यूजर है वो इनपुट डालेगा और उसको रिसीव कौन करेगा, वो आपको करेगा कंप्यूटर। तो अब ये देखो कि यहाँ पर जो चारों टर्म दी हुई हैं पहले इनको देख लेते हैं। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर है वो जो जस्ट आपकी स्क्रीन होती है। तो स्क्रीन के अंदर क्या होता है, स्क्रीन के अंदर है आपका कंप्यूटर है वो इनपुट देगा कि हाँ भाई आपको ये पिक्चर दिखानी है, स्क्रीन है वो आपको पिक्चर दिखाएगी, यूजर को अपनी पिक्चर दिखेगी। तो मतलब यहाँ पर कौन सा हुआ, ये हुआ आपका आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर कौन सा हो गया, आउटपुट डिवाइस। अब माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के अंदर है आप बोलोगे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ये माइक्रोफोन के अंदर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर माइक्रोफोन के अंदर हम जब भी बोलते हैं तो ये ऑडियो रिकॉर्ड है यहाँ से होके कंप्यूटर के अंदर जाती है और कंप्यूटर के अंदर एक फाइल MP3 फाइल बन जाती है, उसके अंदर है वो सेव्ड हो जाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर यूजर से डेटा है कहाँ जा रहा है, यूजर से डाटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। तो ये अपना सही आंसर हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। अब बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। स्पीकर हुआ, स्पीकर के अंदर से क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर से MP3 फाइल है उसको प्ले किया और यहाँ पर जो साउंड है वो हमें सुनाई देगी, वो कौन रिसीव करेगा, यूजर रिसीव करेगा। तो ये क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हो गया। सेम ऐसे ही प्रिंटर के अंदर है, हम प्रिंट का कमांड है कंप्यूटर से डालेंगे और जो यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्मेट आएगा ये कौन रिसीव करेगा, ये करेगा यूजर।
तो यहाँ पर अगर हम फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर यूजर रिसीव कर रहा है तो कौन सा हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर कंप्यूटर रिसीव करेगा तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होने वाला है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स होती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो है इंफॉर्मेशन इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज। तो कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी के अंदर है किस टाइप से इंफॉर्मेशन की जाती है, राइट की जाती है, नंबर्स की फॉर्म में, कैरेक्टर्स की फॉर्म में, बिट या बाइट्स की फॉर्मेट में, या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर की फॉर्मेट में। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर है, जैसे कि मान लो कि आप वेट मान लो, वेट है, वेट को नापने के लिए हमारे पास क्या होता है, ग्राम होता है, केजी होता है, क्विंटल होता है। तो इस टाइप से यूनिट्स होती हैं। तो ऐसे ही साइज को नापने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक बिट होती है, सबसे छोटी यूनिट है। बिट का मतलब यहाँ पर बाइनरी है, बाइनरी नंबर के अंदर है आपका 0 और 1 आ जाएगा। 4 बिट मिलके एक निबल बनती हैं और 8 बिट मिलके एक बाइट बनती हैं। 1024 बाइट है, एक किलोबाइट बनती हैं। यहाँ से आगे आपको 1024 के साथ में यहाँ पर कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है कि किलोबाइट है, यहाँ पर केबी डिनोट करते हैं, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट और जेप्टाबाइट है। ये भी आपको यहाँ पर यूनिट्स हैं वो आपको याद करनी है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इससे आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि यहाँ पर यूनिट्स को इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, छोटी यूनिट कौन सी है। तो इस चार्ट को भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो इस चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर बिट और बाइट ही इसके अंदर से गिवन है, न तो नंबर है। यहाँ पर इसका आंसर है वो हो जाएगा बिट एंड बाइट्स है, उसकी फॉर्मेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है मेन मेमोरी के अंदर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है, जो कि हमने बहुत पहले बचपन में देखा होगा, सीडी और डीवीडीज आते थे पहले। अब तो यहाँ पर सीडी और डीवीडी है वो देखने को ही नहीं मिलते। अब तो सब कुछ लोग हैं वो पेन ड्राइव ही यूज करते हैं मैक्सिमम लोग। यहाँ पर सीडी और डीवीडी बहुत पहले देखने को मिलते थे। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता था सीडी मिलता था, उसके बाद में कौन आया, डीवीडी आया। इतना तो आप सभी को यहाँ पर अभी याद भी होगा। तो यहाँ पर सीडी और डीवीडी के अंदर है, पहले मूवीज आती थी, सीडी के अंदर एक मूवीज आती थी, डीवीडी के अंदर 3-4 मूवीज हैं वो आ जाती थी। तो उससे एक आपको क्लियर कट आइडिया तो वैसे ही याद हो गया होगा। यहाँ पर जो सीडी की स्पेस होती है वो कम होती है और डीवीडी की स्पेस है वो ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर इसके अंदर ज़्यादा मूवीज आ जाती थी, इसके अंदर कम मूवीज आती थी। तो यहाँ पर एमबी के अंदर स्पेस की बात करें तो ये भी कम होगी और ये ज़्यादा होगी डीवीडी। इसके अंदर है हमें क्या देखना है कि नोट करेक्ट ढूंढना है। तो यहाँ पर डीवीडी रोम है वो क्या है कि स्टोर डेटा ऑन द बोथ साइड ऑफ द डिस्क वाइल सीडी रोम स्टोर ओनली ऑन द वन साइड। हाँ ये बात है वो बिल्कुल सही है कि ये डीवीडी है वो दोनों साइड से डेटा है वो स्टोर होती है, ऐसे चक्री टाइप में होती है। तो यहाँ पर लेफ्ट से भी और यहाँ पर राइट से भी दोनों साइड से स्टोर होता है डीवीडी के अंदर, और सीडी के अंदर एक ही साइड से होता था। तो इसलिए सीडी के अंदर है 700 MB होती थी और यहाँ पर 4.7 से लेकर 17 GB तक यहाँ पर डेटा है वो स्टोर होता था। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो डीवीडी यूज है लेजर बीम टू रिकॉर्ड द रीड एंड डेटा, सीडी यूज द मैग्नेटिक सिग्नल। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डीवीडी के अंदर बात करें और सीडी की बात करें तो दोनों की दोनों है जो यूज करती हैं वो करती हैं लेजर बीम का यहाँ पर यूज किया जाता है, लेजर बीम का ही यूज किया जाता है दोनों के अंदर है। तो ये पॉइंट है वो हमारा सही आंसर हो गया, क्योंकि ये बात है बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है डीवीडी रोम कैन स्टोर मोर डेटा देन सीडी रोम। ये बात तो हमने बचपन में सभी ने देखी थी बचपन में कि यहाँ पर सीडी के अंदर है कम मूवीज आती थी, डीवीडी के अंदर है वो ज़्यादा आती थी। और नेक्स्ट पॉइंट है इरेजेबल डीवीडी रोम इज मोर एक्सपेंसिव देन राइटेबल सीडी रोम। यहाँ पर सीडी की स्पेस कम होती है, यहाँ पर डीवीडी की स्पेस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज हमें देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा स्टोरेज के लिए हमें ज़्यादा दाम भी देने पड़ते हैं, यहाँ पर महंगी भी मिलती है डीवीडी। पर आजकल है वो तो इनका यूज नहीं होता, बस क्वेश्चन पेपर है उसी के अंदर है वो हमें देखने को मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से हमें देखने को मिल रहा है एक्सेल से, MS एक्सेल से। तो इसके अंदर है क्या पूछ रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए फॉर्मेटिंग टास्क। और टास्क को जो फॉर्मेट करने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक फॉर्मेटिंग टास्क का ऑप्शन है वो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग टास्क का जो यहाँ पर मेन्यू होता है उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर चेंजिंग द फ़ॉन्ट सेल
यहाँ पर हमें देखने को मिल गया, मतलब ये बात भी सही है। हाईलाइटिंग द सेल कंटेंट, उसके लिए ये डब्बा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कलर फिल होता है तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं, इससे हमें फ़ॉन्ट चेंज होता है। तो मेकिंग द बॉर्डर ऑफ द सेल, ये जो बॉक्स है यहाँ से हमें बॉर्डर चेंज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो टास्क फॉर्मेटिंग के काम हैं वो सारे हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, स्केलिंग द नंबर्स इन द सेल। जैसे सेल के अंदर है वो हमें 1 लिखा हुआ है, फिर उसको 2 करना है, 3 करना है, वो तो हमें मैनुअली करना पड़ता है। वो टास्क का यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज नहीं कर रहे, मतलब उस सेल का यहाँ पर हम डिज़ाइन चेंज नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे हम फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर बॉर्डर लगा रहे हैं, कलर फिल कर रहे हैं या फिर फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं या फिर टाइप ऑफ फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसकी डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब उस सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि उसका कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंटेंट चेंज हो रहा है। तो ये हमारा सही आंसर होगा कि ये फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है कि सेल के कंटेंट को चेंज करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें फिर से यहाँ पर वर्ड का ही यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये वर्ड से क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल रहा है एमएस वर्ड से। यहाँ पर जैसे ही वर्ड के अंदर हम पेज को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, अपना पेज बना लेते हैं, फिर उसको क्या है कि प्रिंट आउट लेना होता है। तो प्रिंट आउट लेने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो पेज है वो हमें किस टाइप का देखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो अभी स्क्रीन के अंदर तो अपन देख लेते हैं, फिर यहाँ पर पेज के अंदर हमें ये लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये भी सभी देखने पड़ता है कि यहाँ पर जब पेज का प्रिंट आउट निकलेगा वो सही से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो पेज का प्रिंट आउट है वो निकलने के बाद हमें कैसा दिखेगा, तो ये सिस्टम है वो हमें प्रीव्यू के अंदर देखने को मिलता है। प्रीव्यू मतलब पहले से ही व्यू। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पेज प्रीव्यू। मतलब क्या पूछा था कि हाउ डज द डॉक्यूमेंट्स लुक ऑन द पेपर आफ्टर द प्रिंटिंग द पेंसिल ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर है वो हमें देखने को मिलेगा प्रीव्यू ऑप्शन है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो हम प्रिंट करने वाले हैं वो हमें किस टाइप का दिखने वाला है एक्चुअल में, जब हमें प्रिंटर से जो प्रिंट है वो निकल के आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास आया है एक्सेल का। एक्सेल का ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है जो हमारे पास है कि ऑटोफिल फीचर कैन बी यूज टू फिल इन द रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स इन ए क्लास। मतलब इसका कहना है कि ये है कि एक क्लास के अंदर है रोल नंबर्स है किस टाइप से होते हैं, एक सीरीज में होते हैं, जैसे 201, 202, 203, 203, 4, 5 है, तो इस टाइप से सीरीज में होते हैं। तो उनको फिल करने के लिए हम ऑटोफिल का यहाँ पर यूज ले सकते हैं, ये कह रहा है। तो ये बात है वो हमें देखने की कितनी सही है। जैसे कि आप यहाँ पर मान लो कि ये जैसे 1 फिल कर दिया, 2 फिल कर दिया, फिर इसको यहाँ पर 1 फिल करने के बाद में इस बॉक्स को अगर आप यहाँ पर नीचे खींचोगे, नीचे खींचने के बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल का ऑप्शन दिखना लग जाएगा। फिल सीरीज है, यहाँ पर फ्लैश फिल है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के फिल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑटो फिल में क्या कि आपको सीरीज में फिलअप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखो, 2 लिखो, फिर अगर ये 2 सेल है मान लो, अगर आपको इसको यहाँ पर ड्रैग कर दोगे नीचे, तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 है, ये अपने आप ही यहाँ पर फिल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रोल नंबर के अंदर भी ये काम करेगा। जैसे अगर हम डेट के अंदर डालें तो डेट भी अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी, मंथ के अंदर डालें तो मंथ आ जाता है। तो ये एक्सेल के कुछ फीचर्स होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें कौन सी इनकरेक्ट बात ढूंढनी है। अब नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट रैप फीचर कैन बी यूज टू ब्रेक द टेक्स्ट इन ए सेल इनटू ए मल्टीपल लाइन। अब क्या होता है कि टेक्स्ट, ये जो सेल की साइज है, पूरी सेल की साइज है वो सेम होती है। जैसे कि मान लो इसके अंदर आप बहुत सारा कंटेंट लिख दोगे, बहुत सारा कंटेंट लिख दोगे तो वो कंटेंट है ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पर अपने को कंटेंट है वो ऐसा नहीं दिखाना कि आधा कंटेंट ही दिखे, आधा कंटेंट नहीं दिख रहा है, वो सेल से बाहर आए। तो इसलिए हम टेक्स्ट के लिए यहाँ पर टेक्स्ट रैप का यूज करते हैं। तो उससे क्या है कि टेक्स्ट की यहाँ पर सेल की साइज है वो इंक्रीज हो जाती है, और टुकड़ों में लाइन के अंदर है वो टेक्स्ट रैप हो जाता है, बट जाता है। वो हम इस यहाँ से समझते हैं। जैसे ये रैप वाला ऑप्शन होता है, इसके अंदर है, आप ये देखो कि ये जो सेल है, ये इसकी विड्थ है वो इतनी सी थी, इसके अंदर सेल आगे तक यहाँ तक कंटेंट था, वो हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि सेल है वो इतनी ही यहाँ पर विड्थ है, यहाँ पर हाइट फिक्स होती है। फिर जैसे हम रैप दबाएंगे तो यहाँ पर सेल की जो विड्थ है ये इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो टैक्स है वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टैक्स रैप का यूज है, कंटेंट को मल्टीपल लाइन में लेने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी यूज टू हाईलाइट सेल दैट सेटिस्फाई ए कंडीशन। मतलब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या की कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास मार्क्स का डेटा है, कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, उनका डेटा है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि जिसके भी मार्क्स 80 से ऊपर हैं उस
की सेल को यहाँ पर रेड कर दिया जाए, जिसके 20 से कम है उसको यहाँ पर रेड कर दिया जाए, ऊपर वाली को ग्रीन कर दिया जाए। तो इस टाइप के यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर लगा सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑल सेल रेफरेंसेज इन ए फॉर्मूला आर एब्सोल्यूट बाय डिफॉल्ट। अब कह रहा है कि यहाँ पर जब भी हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है वो सेल का लेता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस है उसका मतलब ये होगा कि जैसे कि मान लो कि हमने इस सेल का रेफरेंस है, इस सेल का रेफरेंस है, इन दोनों सेल का रेफरेंस है वो दे दिया कि इन दोनों का सम करके यहाँ पर इस सेल के अंदर डाल दो। फिर जैसे ही हम यहाँ पर फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो वो क्या करेगा कि इसका इन दोनों का सम है वो इसमें डालेगा, यहाँ पर नीचे वाले का इसका इसका सम है वो यहाँ पर डालेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो रेफरेंस है वो देखो कि एब्सोल्यूट नहीं होता है। हमने तो यहाँ पर इनका रेफरेंस दिया था, पर जैसे ही ड्रैग किया तो यहाँ पर रेफरेंस है वो चेंज हो गया, तो मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता है यहाँ पर रेफरेंस। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एब्सोल्यूट है, जैसे हम A1 लिखते हैं तो वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। अगर हम A1 लिख के और फिर F4 दबा देंगे तो दोनों साइड में क्या देखोगे आप कि डॉलर का साइन आ जाता है। जैसे ही डॉलर का साइन आ जाता है फिर चाहे आप फॉर्मूला को ड्रैग करोगे तो भी इस सेल का ही यहाँ पर रेफरेंस रहेगा, मतलब इन दोनों का सम है वो ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी इन दोनों का ही सम आएगा, यहाँ पे भी इन दोनों का ही सम आएगा। तो इस टाइप से हमें जो रेफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हमें नेटवर्क के ऊपर देखने को मिल रहा है। ए लोकल एरिया नेटवर्क में बी कनेक्टेड टू ए इंटरनेट बाई ए। लोकल एरिया जो नेटवर्क है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है। तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है तो हम यहाँ पर उसको कनेक्टेड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विच जो ऑप्शन दिया हुआ है, स्विच क्या होता है कि जैसे हमारा ये एक बोर्ड होता है जिसके अंदर हमें पीछे से स्विच देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्विच बोर्ड है वो आपने देखा होगा बहुत सारे डिवाइस के अंदर, जिससे हम पेरिफेरल डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट करते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर भी आप यूएसबी पोर्ट देखते हो। फिर जो होता है पैकेट्स होता है, डेटा हम अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी मीडियम से ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमें पैकेट्स के अंदर है वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये नहीं कि पूरी की पूरी एक फाइल है वो एक ही साथ ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, वो पैकेट्स में बट के यहाँ पर पैकेट्स में ट्रांसफ़र होती है। उससे क्या है कि स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है वो हमारा ऑप्शन है हब। हब एक सेंट्रल यूनिट है, इससे अगर सारे डिवाइसेज कनेक्टेड रहते हैं तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे गूगल का यहाँ पर जो सीरी है उससे हमें स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट ट्यूबलाइट है, टीवी है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो फिर हम घर में रहकर अगर गूगल सीरी को यहाँ पर बोलते हैं तो यहाँ पर हमें बल्ब ऑन हो जाता है, फैन स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस टाइप से हमें जो मैनेज करना होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर वो हम हब्स के थ्रू यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है राउटर। राउटर के अंदर है आप इस टाइप के एंटीनाज हैं वो आप लगे हुए देखने को रहते हैं, जिसके अंदर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है राउटर। और फिर राउटर है आगे लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हमारे जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवी हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप के थ्रू यहाँ पर राउटर में जाएगा, राउटर के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर है वो एंट्री ले पाते हैं। तो इस टाइप से लोकल एरिया नेटवर्क है उसको हमने यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, किसकी हेल्प से, राउटर की हेल्प से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है पावर पॉइंट का। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टेक्स्ट एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट कैन बी एडिटेड इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट और अदर मल्टीमीडिया कंटेंट्स होते हैं उनको एडिट करते हैं हम। कहाँ पे एडिट किया जाता है, स्लाइड शो के अंदर, स्लाइड एरिया, स्लाइड व्यू और स्लाइड टैब के अंदर है। ये हमें ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो स्लाइड शो है, स्लाइड शो के अंदर क्या होता है कि हम प्रेजेंटेशन को यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है तब उसको यहाँ पर प्रेजेंट व्यू के अंदर है वो शो करते हैं हम, एज ए वीडियो है टाइप में वो चलती है। तो यहाँ पर तो ये हमें प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, न कि यहाँ पर एडिटिंग मोड के लिए। जो स्लाइड एरिया है, स्लाइड एरिया है वो यहाँ पर ये रहता है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर एडिट के लिए यूज होता है। स्लाइड व्यू के अंदर बात करें तो स्लाइड व्यू के अंदर है हमें जो स्लाइड का व्यूज है वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर नॉर्मल व्यू करना है, टेबुलर व्यू करना है। तो यहाँ पर व्यू जो स्लाइड हमें जिस टाइप से दिख रही है उसका व्यू एंगल है वो चेंज करने के लिए यूज होता है, न कि उस स्लाइड को एडिट करने के लिए। और जो साइड टैब है, स्लाइड टैब है वो आपको इस टाइप से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मल्टीपल स्लाइड्स हैं तो उसको आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रीव्यू टाइप में उसको देखने को मिल जाता है कि कौन सी स्लाइड के अंदर है क्या कंटेंट लिखा हुआ है। तो उससे हम यहाँ पर उस स्लाइड के अंदर क्लिक करके उस स्लाइड के अंदर इंटर हो सकते हैं। फिर वहाँ पर जो स्लाइड का एरिया होता है
उसके अंदर हम एडिट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर जो स्लाइड का एरिया है, ये रहेगा आपका स्लाइड का। यहाँ पर आपको जो स्लाइड बार है ये तो साइड वाला होता है, साइड टैब का है, इस फोटो के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका रहेगा स्लाइड एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पूछा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आप ये पहले ये देख लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये तो आपका हार्डवेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और ये आपके सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं। तो आपको क्विक हिल पता होगा, ये जो क्या है क्विक हिल क्या है कि एक टाइप का एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा, न कि खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ही एम एस वर्ड है और एम एस एक्सेल है, तो ये क्या है कि एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल है, और ऐसे ही पावर पॉइंट है, ये क्या है कि सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होंगे। लिनक्स की बात करें तो लिनक्स है एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने सभी ने देखा होगा विंडोज़ का, यहाँ पर आपने देखा होगा विंडोज़ 10 है, विंडोज़ है, आपने यहाँ पर अभी अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो 11 है, इसका 12th वर्जन है वो अभी जल्दी आने वाला है। तो यहाँ पर विंडोज़ का जो अल्टरनेटिव है वो यहाँ पर आपको लिनक्स देखने को मिलता है। लिनक्स बहुत ही लाइट वेट है और ओपन सोर्स है। यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर कोई भी पेड आपकी जरूरत नहीं होती। विंडो के लिए लाइसेंस के लिए आपको पेड वर्जन की यहाँ पर जरूरत होती है। यहाँ पर ज़्यादातर पर्सनल लोग हैं यहाँ पर फ्री के अंदर यूज करते हैं, पर कॉर्पोरेट के अंदर है आपको इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लिनक्स के लिए आपको किसी भी लाइसेंस के लिए ज़रूरत नहीं होती है। कोडिंग वगैरह के लिए मेनली ज़्यादातर लोग हैं वो लिनक्स का ही यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमें पूछा है टूल हेल्प अस टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ ए वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर हमें ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास एम एस वर्ड होता है, तो एम एस वर्ड के अंदर है हमारे पास ऐसे पेज होता है। पेज के अंदर मान लो कि सपोज आपने ये एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर है आपने यहाँ पर उसका फॉन्ट साइज है वो चेंज कर दिया, फॉन्ट है फॉन्ट फैमिली भी आपने चेंज कर दी। यहाँ पर उसका यहाँ पर अगर हम कलर के अंदर बात करें तो कलर चेंज कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। तो आपने ऐसे डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग है, 10-15 फॉर्मेटिंग लगा दी सपोज। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये जो नीचे जो सेकंड पैराग्राफ आएगा या फिर दूसरे पेज के अंदर जो पैराग्राफ आएगा उसके अंदर भी मैं ये सेम फॉर्मेटिंग है वो लगा दूँ, और पर मेरे को यहाँ पर मैनुअली नहीं लगानी, वन बाई वन कौन मैनुअली इतनी बार लगाएगा। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं कि यहाँ पर जो पहले पैसेज है उसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज करके फिर यहाँ पर वापस से अगर फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं तो ये जो सारे जो हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई किए थे ये सारे कॉपी पेस्ट होके इसके अंदर भी लग जाते हैं। तो इसका मतलब काम ये हुआ कि हमें एक क्लब ऑफ फॉर्मेट है उनको यूज करना है एक साथ है, अगर कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए इनका यूज होता है, और यही हमसे पूछा गया है। तो पेस्ट में तो सिंपल हमें टेक्स्ट पेस्ट होता है, स्मार्ट आर्ट में हमें आर्ट देखने को मिलती है, अरेंजमेंट में हम यहाँ पर इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ पर जो होम पेज होता है उसके अंदर जो ये पेस्ट वाला सेक्शन होता है, ये कट का हो गया, कॉपी का हो गया, पेस्ट का हो गया। नीचे आपको एक ब्रश टाइप का आपको देखने को मिलता होगा, आपने मैक्सिमम लोगों ने कभी यूज भी नहीं किया होगा इसका। यही फॉर्मेट पेंटर होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको ये खुद बता भी देगा कि यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर है और इसका यूज क्या होता है। अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो आप अभी एम एस वर्ड है खोल के उसके अंदर है आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है एंटीवायरस के ऊपर। तो यहाँ पर एंटीवायरस का क्या क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कौन सा काम है। तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर दे सकते हैं कि आइकन्स है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इससे आपने बहुत सारे आइकन्स है वो देखे भी होंगे। तो आपने कौन सा सॉफ्टवेयर है वो अभी तक यूज किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं कि आप कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो अभी फिलहाल में यूज कर रहे हो। तो इसके अंदर जो हमें पहला ऑप्शन क्या है, डिलीट कुकीज पीरियोडिकली। यहाँ पर जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर खोलते हो तो उसकी कैचेज फाइल बनती है, कुकीज फाइल बनती हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो उसको नेक्स्ट टाइम खोलो तो यहाँ पर उसको प्रोग्राम को लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, वो ईजिली लोड हो जाए। तो इसके लिए कंप्यूटर है उनको कुकीज़ को बनाता है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है कभी भी यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उनको यहाँ पर डिलीट नहीं करता। जो और दूसरे जो सॉफ्टवेयर आते हैं टोटल वाले, जहाँ पे हमें सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पर और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर आपको क्लीन किया जाए सिस्टम को, तो उसके अंदर है कुकीज वगैरह को डिलीट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूजर।
अनऑथराइज्ड यूजर है वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस करता है, तो इसका भी यहाँ पर आपको कोई प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको मलिशियस सॉफ्टवेयर वगैरह हैं इनसे देखने को मिलता है, यहाँ पर आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हो। ये बिल्कुल है यहाँ पर आपका थर्ड वाला, ये बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं उनको यहाँ पर आपके कंप्यूटर से हटाएगा। यहाँ पर हैक भी नहीं करेगा किसी के समवन के अकाउंट को, क्योंकि ये तो पूरा ही इलीगल हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड है, बिल्कुल सही होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें फिर से देखने को मिल रहा है एम एस एक्सेल से, वो जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रिंट द बाय डिफॉल्ट इन एम एक्स वर्कशीट। एम एस एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है उसके अंदर अगर हम प्रिंट डालें तो कौन सी चीज़ें हमें प्रिंट बॉक्स के अंदर है नहीं देखने को मिलती। जैसे अगर हमने टेबल ड्रॉ करी तो जब हम प्रिंट निकालेंगे तो उसके अंदर है हमें टेबल देखने को मिलती है। ग्राफ अगर हमने बनाए तो ग्राफ भी हमें प्रिंट आउट के अंदर देखने को मिलते हैं, चार्ट भी देखने को मिलते हैं। ग्रिड, अब ये ग्रिड होती क्या है? जैसे एक्सेल के अंदर है आपने इस टाइप से रोज और कॉलम देखे होंगे, तो उनके अंदर आपको लाइट कलर की ये जो लाइनें दिख रही हैं लेफ्ट और राइट वाली, जो कि हमें बॉक्स बनाती हुई देखने को मिल रही है, जिसको ही ग्रिड बोलते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट नहीं होती हैं, ये स्किप आ जाती हैं। यहाँ पर आपको वाइट पेज ही देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर लिख दो कि 2 3, तो ये 2 और 3 ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी का पूरा पेज है वो आपको वाइट ही देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ग्रिड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच विंडोज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच टैब इन एक्सेल वर्कशीट। फिर से हमें कौन सा क्वेश्चन देखने को मिला है एक्सेल का, तो अभी आपने खुद भी देख लिया होगा अभी तक कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसके अंदर हमें एम एस एक्सेल के कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ऑफिस के, पावर पॉइंट के। तो यहाँ पर जो एम एस ऑफिस है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाला है। तो यहाँ पर हमें पूछा कि जो स्विच का ऑप्शन है, विंडो स्विच का ऑप्शन है, वो हमें एक्सेल के अंदर है कौन से पॉइंट के अंदर देखने को मिलता है। तो एक्सेल के अंदर हमें अगर टैब के अंदर देखें तो होम टैब है, ये देखने को मिलता है, डेटा, रिव्यू और व्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि होम टैब हमें देखने को मिलता है, डेटा टैब है, रिव्यू टैब है। तो इस टाइप के टैब है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो विंडो स्विच का ऑप्शन है वो आपको विंडो के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप व्यू का जो ऑप्शन होता है, व्यू वाला टैब है, इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको स्विच विंडो का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। स्विच विंडो के अंदर है आप विंडोज है इनको स्विच कर सकते हो, मतलब यहाँ पर एक लेयर दूसरी लेयर से स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर विंडो का आप स्विच हो जाओगे। यहाँ पर अगर आपके पास एक्सेल है, एम एस एक्सेल है, आपने डाउनलोडेड कर रखा है, चाहे कौन सा भी वर्जन हो, चाहे 2007 हो, 2010 हो, तो आपके कंप्यूटर में खुद में खोलिए, विंडो के अंदर है, यहाँ पर आप जाओगे तो व्यू के अंदर है, और फिर यहाँ पर स्विच विंडो के अंदर है आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्सेल के अंदर है आपकी जितनी भी विंडोज होती हैं तो उनको यहाँ पर मैनेज किया जाता है मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है फिर से ऑफिस से रिलेटेड ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पहले तो हम ये समझते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो होता क्या है। जो कि यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारा होता है यहाँ पर, ये अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये होता है रेडी टू यूज होता है सभी के लिए, मतलब ऑल, कोई भी यहाँ पर इसको यूज कर सकता है। तो और इसके अगर हम सोर्स कोड की बात करें, सोर्स कोड है वो यहाँ पर इसका पब्लिक अवेलेबल होता है, मतलब यहाँ पर पब्लिक के अंदर है कोई भी इसको यूज कर सकता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है। सोर्स कोड को आप एक तरह से ऐसे समझ लो कि रेसिपी, जैसे कोई भी एक खाने की डिश है उसको बनाने की पूरी एकदम डिटेल्ड रेसिपी है वो हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर जैसे बना है उसकी एक डिटेल्ड रेसिपी कोड बाय कोड, लाइन टू लाइन, मतलब एक पॉइंट भी नहीं छूटा हुआ, वो वैसा पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो उसके अंदर है अगर कोई चाहे कि भी, जैसे एक पब्लिक रेसिपी अवेलेबल है मान लो किसी खाने की, तो उसके अंदर किसी को चाहिए कि हाँ भी मेरे को नमक ज़्यादा डालना, तो जहाँ पर नमक की रेसिपी लिखी हुई है कि यहाँ पर नमक है 2 स्पून डालना है, तो वहाँ पर वो उसके अंदर 2.5 स्पून कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल डेटाज होता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का, तो उसके अंदर कोई चाहे तो अपना ट्वीक बना के यहाँ पर कुछ भी सॉफ्टवेयर के अंदर है वो चेंज करके यहाँ पर डाल सकता है। तो इसी टाइप का जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले है जो ऑप्शन हमें देख गिवन मिल रहा है यहाँ पर लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस है एक टाइप का यहाँ पर, जो एम एस ऑफिस आपने देखा है, एम एस ऑफिस के अंदर है आपको देखने को मिलते हैं एम एस पावर पॉइंट है, एम एस वर्ड है, एम एक्स एक्सेल है। तो वैसे ही यहाँ पर सेम अल्टरनेटिव है वो आपको लिब्रा ऑफिस देखने को मिलता है। और ये ऐसे ही यहाँ पर आपको गूगल के भी जो ऑफिस है, डॉक है, एक्सेल के है, उस टाइप के देखने को मिलते हैं।
सेम इसी का ही सेम टाइप है, इसका भाई ही समझ लो। यहाँ पर ओपन ऑफिस है, उसका अंदर भी आपको देखने को मिलता है। इसका भी यहाँ पर पब्लिकली सोर्स कोड है वो अवेलेबल होता है। एमएस ऑफिस की अगर बात करें तो एमएस ऑफिस का जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पेड वर्जन है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अब एक बात को समझो, अगर कोई कंपनी है वो जिस किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर पेड वर्जन निकाल रही है, पेड वर्जन निकाल ली है और उसका अगर उसने सोर्स कोड है वो पब्लिक कर दिया, सपोज सोर्स कोड पब्लिक कर दिया, तो उस सोर्स कोड के अंदर लिखा भी होगा कि यहाँ पर इस कोड ऑफ लाइन की वजह से ये पेड है। अगर इसको हटा दिया, कोई भी डेवलपर है उसको थोड़ा सा समझ लेगा कि इस लाइन को अगर मैं हटा दूं और फिर से इस फाइल को अगर मैं कंपाइल करूं तो यहाँ पर इस सर्विस को मैं फ्रीली यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर पेड सर्विस होती हैं, मतलब जिन भी सॉफ्टवेयर का अगर आप दाम दे रहे हो, मतलब तो वो उनका सोर्स कोड है वो कभी भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा, मतलब वो कभी भी यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आपके नहीं कहलाएंगे। तो इस बात को आपको माइंड में बिठा लेना कि यहाँ पर जितने भी सारे मार्केट में पेड सॉफ्टवेयर हैं उनका यहाँ पर ओपन सोर्स कोड है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पाइथन। पाइथन है एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड है वो आपको इजीली ओपन ही देखने को मिलता है। इजी टू यूज रहती है, यहाँ पर फ्री टू यूज रहती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लगभग सारी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आपको यहाँ पर फ्री टू यूज देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या देखने का मिल रहा है, मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स, दस ईटिंग द यूजर्स इंटरनेट बैंडविड्थ। मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई ये काम है वो कौन करता है कि यहाँ पर जो यूजर की एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर करता है और ट्रांसमिट करता है उस इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में किसी समवन एल्स को, और यहाँ पर यूजर का जो इंटरनेट है उसकी भी यहाँ पर खपत है वो हो जाती है, मतलब उसका इंटरनेट का यूजेज है वो भी यहाँ पर यूज हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा गिवन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यूज करना ही पड़ता है। जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन होता है, यूज़र होता है। फिर ऐसे ही यूज़र से हमें रिवर्स डायरेक्शन है वो देखने को मिलता है। तो ये हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर के अंदर हमारे जो कीबोर्ड हैं, माउस है, इस टाइप से डिवाइसेज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। अब एडवेयर के अंदर बात करते हैं। एडवेयर के अंदर है, जैसे ही आप कोई अगर गलती से एडवेयर इंस्टॉल कर लेते हो तो वो खाली क्या करेगा, वो बस आपको आपका डेटा थोड़ा बहुत कलेक्ट करेगा और यहाँ पर आपको एड्स है वो दिखाएगा। पर जो स्पाईवेयर है वो आपकी पूरी एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर करेगा। यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करके किसी समवन एल्स को यहाँ पर आपको भेजेगा। इससे आपकी बैंडविड्थ है वो यहाँ पर यूज भी होगी और ये आपके डेटा का यहाँ पर इलीगल यूज भी आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, स्पाईवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें देखने को मिल रहा है एक्सेल का। इन एम एक्स एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट यूज टू रीनेम ए वर्कशीट। वर्कशीट है वो उसका यूज हमें देखने को मिल रहा है। एम एस एक्सेल की जो यहाँ पर पूरी फाइल होती है, यहाँ पर उसके अंदर आपको शीट्स देखने को मिलती हैं। उन शीट्स का यहाँ पर जो नाम है रीनेम किया जाता है, तो यहाँ पर उसी का ऑप्शन पूछा कि कौन सा ऑप्शन से हमें नाम है वो रीनेम नहीं कर सकते। जो सबसे पहले हमें गिवन है कि राइट क्लिक ऑन द डिजायर वर्कशीट एंड क्लिक द रीनेम। जैसे ही यहाँ पर ये शीट का नेम है बाय डिफॉल्ट शीट 1 है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने लग जाएगा रीनेम वाला। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस शीट का नाम है रीनेम करके कुछ भी रख सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन है Alt+R का। Alt+R का अगर आप दबाओगे तो इसके अंदर आपका रिव्यू टैब ओपन होगा। तो रिव्यू टैब ओपन होगा, न कि यहाँ पर शीट को रीनेम नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन है अपना सही हो गया। अगर बाकी के ऑप्शंस को देखें तो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे ऑन वर्कशीट नेम तो भी आप यहाँ पर डायरेक्ट सीधा रीनेम हो जाओगे, ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। फिर जो भी नेम टाइप करके इंटर दबाओगे तो आपका रीनेम है वो वर्कशीट का रीनेम हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन है क्लिक ऑन द डिजायर शीट एंड राइट क्लिक। तो यहाँ पर डिजायर शीट के ऊपर क्लिक करोगे और राइट क्लिक करोगे तो अभी आपको यह ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पर Alt+R, क्योंकि इससे हमें रिव्यू टैब देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्सेल की शीट का यहाँ पर रीनेम हम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें एक्सटेंशन से देखने को मिल रहा है। एक्सटेंशंस क्या होते हैं कि यहाँ पर जो भी फाइल्स होती हैं उसके लास्ट में आप डॉट और कुछ वर्ड देखने को मिलेगा।
उस डॉट और वर्ड से ही वो फाइल पहचानी जाती है कि ये किस टाइप की फाइल है। मतलब यहाँ पर इमेज फाइल है, मल्टीमीडिया फाइल है, डॉक्यूमेंट्स फाइल है, वो इसी एक्सटेंशन से पहचानी जाती है। ए फाइल स्टोर आवर वर्क इन द कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप एक्सटेंशन। तो हमें पूछा कि एक्सटेंशन कौन से टाइप का वैलिड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए अगर कोई मेथड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मेथड है यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। जितने भी पॉपुलर एक्सटेंशन है बस आपको उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये किस टाइप का एक्सटेंशन है, इससे कौन सी फाइल होती है, उसी से आप पहचान सकते हो। जैसे DOCX है, डॉट डॉट DOCX, ये कौन सा होता है? ये डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन होता है, ये MS वर्ड का यहाँ पर एक्सटेंशन होता है। JPG की अगर बात करें तो JPG है वो आपका इमेज का एक्सटेंशन ही होता है। अगर हम JPEG की बात करें तो JPEG भी आपका इमेज का एक्सटेंशन होता है। PNG की बात करें तो PNG भी आपका इमेज का ही एक्सटेंशन है, वो देखने को मिलता है। पर अगर हम डॉट बैक की बात करें वो किसी का भी एक्सटेंशन नहीं होता है, तो यही आपका सही आंसर हो गया। जैसे PDF के लिए आपको डॉट PDF है वो देखने को मिलता है, MP4 है वो आपको मल्टीमीडिया के लिए देखने को मिलता है, और WAV की अगर बात करें तो वो आपका ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक काम करना है कि यहाँ पर आपको गूगल के ऊपर जाना है, लिस्ट ऑफ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन विद डिटेल ऐसे टाइप करना है, तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। आपको जो भी एक्सटेंशन है अभी तक आप परिचित हैं उनका यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल के नाम बताएं। यहाँ पर आपको एक काम करना है, जो एक्सेल है, एक्सेल MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसका क्या एक्सटेंशन होता है, और जो पावर पॉइंट है होता है उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो रहने वाला है हमारा MS वर्ड से। तो MS वर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं कि क्या है। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्प्ले ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन ए टैब। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन है, वो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर टैब के अंदर हमें जाना है और उसके अंदर भी हमें एक ग्रुप ऑफ कमांड है, वो एक जैसी कमांड है, मतलब एक से रिलेटेड ही कमांड है, इसी से रिलेटेड वाली कमांड से उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना कि जो चारों चीज़ हमें दे रखी हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, ये होती क्या है। क्योंकि अगर इन चारों चीज़ों को हमें समझ में आ गया कि ये चारों चीज़ें होती क्या है, तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही आप MS वर्ड ओपन करते हो, तो MS वर्ड में ओपन में जैसे ही आपको यहाँ पर जो सेव, सबसे ऊपर देखो जो सेव का, अंडू का, रीडू का, ये जो आपको बटन दिख रहे हैं, यही आपका क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अब अगर हम रिबन की बात करें तो रिबन की बात है, यहाँ पर जैसे ही ये हुआ आपके टैब्स हुए, फाइल है, होम है, ये आपके टैब्स हुए। इस टैब के अंदर है, ये आप देखो कि ये पैराग्राफ वाला ग्रुप है, ये फॉन्ट वाला ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है इसी को आप क्या बोलते हो, रिबन बोलते हो। और यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग है वो सारी एक पैराग्राफ के अंदर मिलती है, फॉन्ट से रिलेटेड फॉन्ट वाले के अंदर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, रिबन हो गया। टाइटल बार के अंदर बात करें तो जो ये ऊपर सबसे ऊपर जो नाम लिखा रहता है ये रहता है टाइटल बार। अगर हम स्टेटस बार की बात करें तो ये जो हमें क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी हमें स्टेटस बार के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला था, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको ये जो नीचे वाली जो ब्लू पट्टी दिखती है ये वो आपको स्टेटस बार कहलाती है। ये आपकी हो रहेगी स्टेटस बार। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर टोटल है, वैसे तो हमने 25 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, पर इनको क्वेश्चंस को हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया कि आपके 100+ में क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो लेक्चर से आपके प्रिपेयर्ड हो गए होंगे, और सभी को हमने इमेज के थ्रू समझा है, तो आपको ईजिली टू रिमेंबर हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बस आप ये कर सकते हो, इस वीडियो लेक्चर को आप 2 बार देख सकते हो। दोबारा में देखो तो आपको एक सलाह है कि यहाँ पर आपकी इसकी स्पीड है 1.5 की स्पीड में, यहाँ पर आप इसको देखना कंसिडर कर सकते हो। साथ में अगर आपने ये लेक्चर को एंजॉय किया तो इसका जो पार्ट 1 है वो भी देखना न भूलें, क्योंकि आप पार्ट 1 के अंदर भी हमने 25 क्वेश्चन है वो डिटेल में डिस्कस किए थे। और इसके अलावा हमने एक यहाँ पर जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर है जो वोकेब आती है, इंग्लिश के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स वोकेब है उनको भी यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर GIF फॉर्मेट के अंदर है, पिक्चर से एक ज़्यादा होती है कि एज ए वीडियो होती है GIF फॉर्मेट। तो उसके अंदर हमने बनाया कि यहाँ पर वोकेब है, जो वोकेब के अंदर अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, वन वर्ड्स की और इडियम्स की, तो इन चारों को हमने यहाँ पर कवर किया है इसके अंदर। तो इससे आपको इजी टू रिमेंबर हो जाएगा विद GIF की हेल्प से। तो इंग्लिश वाले लेक्चर्स को भी यहाँ पर देखना ना भूलें, वो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर तीनों लेक्चर्स हैं वो सभी लेक्चर से एक साथ में पिन करते हुए देखने को मिल जाएंगे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर मैनुअली जाके भी आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो।
और आप नेक्स्ट वीडियो है कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो, और यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बता सकते हो। और हम आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन को एक स्टेप और बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए डेली के हैं क्विजेज हैं, जीके के और इंग्लिश के क्विजेज हैं। यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर है। डेली के आपको 10+ में क्विजेज हैं, दोनों जगह देखने को मिलते हैं 10-10। तो इससे आपको प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी। सारे क्वेश्चन है वो PYQ के होते हैं, TCS के ही होते हैं। यहाँ पर TCS ही अब की बार है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी एग्जाम है वो करवा रही है। तो आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन बूस्ट होगी। यहाँ पर यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी आप जा सकते हैं और टेलीग्राम के ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी सभी क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। और इस लेक्चर की अगर हम PDF की बात करें तो PDF भी आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं PDF को एक्सेस करने के लिए। इसकी PDF है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। टेलीग्राम की पोस्ट है, डायरेक्ट पोस्ट है, उसका लिंक भी यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। इस ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इंग्लिश का लेक्चर भी देखना न भूलें। और यहाँ पर कंप्यूटर का जो पार्ट 1 है वो भी आप देखना कंसिडर कर सकते हो। आपका जो एग्ज़ाम है 13 अप्रैल को यहाँ पर होने वाला है, तो उसके लिए आपका रिविज़न है यहाँ से हो जाएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.